Good morning, all of you. Last lecture we completed retirement benefits, and now I am starting with a new topic, interim financial statements. India 34 बहुत छोटा सा टॉपिक है ये. It's a very small topic. So we'll be able to complete in. We'll start today and we'll complete in the next class. It's a very small topic. दिस इज इंडियाज 34. एक नया पेज लेके हेडिंग दे दो उस पर. गिव द हेडिंग ऑन अ न्यू पेज. इंडियाज 34. इंडियाज 34. India's 34. Interim financial reporting. Interim financial reporting. India's 34 interim financial reporting. लिख लिया सबने हेडिंग? Write down concept 1. Concept 1. Concept 1, applicability. Applicability. सी ये इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, जो वर्ड है ना इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहां पे जो इंटीरियम वर्ड है ना, इंटीरियम, ये जो वर्ड है ना इंटीरियम, इसका मतलब है 3 months एंड 3 months का मतलब होता है 1 quarter. जब हम लोग बात करते हैं इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, इसका मतलब इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है एक क्वार्टर की रिपोर्ट बनानी है अपने को, सिंगल क्वार्टर. अपने को एक क्वार्टर की रिपोर्ट बनानी है. क्वार्टरली अकाउंट्स बनाते ही नहीं है हम लोग, पब्लिकली डिस्क्लोज भी करते हैं. क्वार्टरली अकाउंट्स बनता ही नहीं है, पब्लिकली डिस्क्लोज भी होता है. इफ यू सी इकोनॉमिक टाइम्स, तो कंपनी उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं. और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है ना, दैट इज एज पर क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट. वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कंपनीज को डिस्क्लोज करना होता है ना, दैट इज एज पर क्लॉज 41 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट. लिस्टिंग एग्रीमेंट क्लॉज 41 के हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं. सी याद रखना, सेबी के पास जितनी भी कंपनीज है, सेबी के पास तो लिस्टेड कंपनीज ही है, वो सारे लिस्टेड कंपनीज पे, सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए ये गाइडलाइन है दैट यू डोंट प्रिपेयर योर ईयरली रिपोर्ट्स. अरे 1 year के एक साथ में रिपोर्ट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, सेबी के तरफ से गाइडलाइंस है. तुमको हर 3 महीने में, हर 3 महीने के रिपोर्ट्स बनाने हैं. तुम हर 3 महीने के रिपोर्ट्स बनाओगे, ये कंपनीज को गाइडलाइंस देता है सेबी. दैट इज तुम हर 3 महीने से रिपोर्ट बनाओगे क्वार्टरली बेसिस पे और लोगों को टाइमली अपडेट करोगे. लोग तुम्हारे 1 साल के अकाउंट्स का वेट नहीं कर सकते. आप 3-3 महीने के स्टेटमेंट्स बना के अपडेट करते जाओ.
और हम लोग इसको बोलते हैं टाइमली अपडेशन। अरे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, क्योंकि सेबी के बाउंड्री में तो सारी लिस्टेड कंपनीज ही आती है ना, सेबी खाली लिस्टेड कंपनीज को ही अपने बाउंड्री में रखता है, सेबी के बाउंड्री में थोड़ी दूसरे कंपनीज आते हैं। सो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है वो इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, और जिस कंपनी पे अभी तो क्या है, सारे कंपनी पे इंड एस लगता है। पहले क्या होता था, AS25 था। AS25 इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। तब वो लोग बोलते थे कि जिस कंपनी पे इंड एस लगता है वो इंड एस के हिसाब से बनाएंगे, और जो लिस्टेड कंपनीज पे इंड एस नहीं लगता है वो AS25 के हिसाब से ये AS25 के हिसाब से 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाएंगे। बट अब तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, सारी लिस्टेड कंपनीज पे इंड एस ही लगता है। तो सब लिस्टेड कंपनीज को इंड एस के हिसाब से इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सुखदा, हर 3-3 महीने में ऑडिट होता है ना, वो इसी का होता है। इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का होता है, तुम्हारे ऑफिस में होता है ना हर 3-3 महीने में ऑडिट। दैट्स ओनली फॉर प्रिपेयरिंग इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। So first thing in this Indias is we will talk about 3 months report। 3 months report, हम लोग 3 महीने की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो वही अपना डिस्कशन है। मैं बोलता हूं सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा, सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3 महीने की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है, वो सारे इंफॉर्मेशन जो अपने, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ ना। सेकेंड चीज जो डिस्कशन अपन करने वाले हैं ना, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है। अरे क्या क्या आता है मतलब वो सब कुछ जो अपने एनुअल रिपोर्ट में आता है ना। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, बैलेंस शीट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ आएंगे। और भी कोई नोट्स, एनी अदर नोट्स। व्हेन आई से एनी अदर नोट्स का मतलब है वो चाहे सेगमेंट रिपोर्टिंग हो या और भी कोई रिपोर्ट हो जो अपने फाइनेंशियल एनुअल अकाउंट्स के साथ आती है ना, वो सब कुछ अपने को बनाना पड़ेगा, लेकिन 3-3 महीने के हिसाब से। 3 महीने का P&L, 3 महीने की बैलेंस शीट, 3 महीने का कैश फ्लो। सेगमेंट रिपोर्टिंग होगी तो वो 3 महीने की, और कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स होगा तो सब 3-3 महीने के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है, 3-3 महीने का अकाउंट्स बनाना है, और वो 3-3 महीने के अकाउंट्स में वो सब कुछ आएगा जो हम लोग एनुअल अकाउंट्स में करते हैं। एनुअल अकाउंट्स में पूरे साल का P&L बनता है, यहाँ पे 3 महीने का बनेगा। एनुअल अकाउंट्स में पूरे साल की बैलेंस शीट बनती है, यहाँ पे 3 महीने की बैलेंस शीट बनेगी। एनुअल अकाउंट्स में हम लोग पूरे साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ पे 3 महीने का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। सेगमेंट रिपोर्टिंग और दूसरी कोई भी रिपोर्टिंग या डिस्क्लोजर जो पूरे साल का आता है, यहाँ पे 3-3 महीने के हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपनीज एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं ना, वैसे ही 3 मंथ्स की रिपोर्ट बनेगी, सेम वैसे ही 3 मंथ्स की रिपोर्ट बनेगी। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी ना, मैं बताता हूं। ये 3-3 महीने की रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम क्या आने वाली है, एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। और कोई मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एलोकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। 3 मंथ्स के इनकम्स एंड एक्सपेंसेस का हिसाब रखने में प्रॉब्लम आएगी। 3 महीने का जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है उसका हिसाब रखने में, उसकी अकाउंटिंग करने में तकलीफ आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, उसके बहुत सारे रीजन है मेरे पास। वाई देयर विल बी प्रॉब्लम, आई हैव गॉट मेनी रीजंस। मैं पहला एग्जांपल देता हूं। मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि मैंने कोई एक्सपेंसेस करंट क्वार्टर में इनकर किया, लेकिन उसका बेनिफिट पूरे साल होने वाला है। सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट किया तो उसका बेनिफिट तो सेकेंड क्वार्टर को भी मिलेगा, थर्ड क्वार्टर को भी मिलेगा और फोर्थ क्वार्टर को भी मिलेगा। एडवर्टीजमेंट आज किया है मैंने, लेकिन उसका बेनिफिट तो अगले 3 क्वार्टर को भी मिलने वाला है। तो एक्सपेंसेस मैंने फर्स्ट क्वार्टर में किया है। कोई प्रमोशनल एक्टिविटी है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी का एक्सपेंसेस इनकर किया है फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये सबके एलोकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका बेनिफिट तो आगे भी मिलने वाला है, तो ये कहाँ पे लिखे, फर्स्ट क्वार्टर में ही लिखें या आगे भी इसको डिफर करें, स्प्रेड करें।
रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। अभी अभी इंडियाज 19 AS 15 में किया था ना हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में। PVDBO, ग्रेच्युटी का प्रोविजन, ये सब कैसे बनाते हैं हम लोग। सो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ये सब। कोई पॉलिसी में चेंजेस आ जाए, कोई एस्टीमेट चेंज हो गया, कैसे करेंगे, इनकम टैक्स कैसे लगाएंगे हम लोग। सो इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 मंथ्स के अकाउंट्स तो है, बट इसमें टेंशन बहुत सारे हैं। 3 महीने के अकाउंट्स तो बनाने हैं, लेकिन अपने को इसमें टेंशन बहुत सारा होगा। इसमें जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की ज़्यादा आने वाली है। इसमें सबसे मेन पॉइंट जो मेरे को लगता है ना, वो एक्सपेंस का ही लगता है। टैक्स का क्या होएगा, ग्रेच्युटी का क्या होएगा, बोनस का क्या होगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का क्या होगा। अरे बहुत सारे इश्यूज है। लेकिन मैं तुम लोगों को मेजर जितनी चीजें हैं ना, वो सारी बता दूंगा इसमें, ताकि तुम्हारे पेपर का लेवल तुम्हारा अचीव हो जाए। तुम्हारे एग्जाम का पेपर तुम सीख जाओ अच्छे से। तुम्हारे पेपर में आइटम्स का ट्रीटमेंट ही आता है, हमेशा आइटम्स का ट्रीटमेंट ही आता है कि टैक्स कैसे निकालते हैं 3 महीने का। बताओ क्वार्टरली टैक्स कैसे आएगा, बैड डेट्स का क्या करेंगे ये 3 महीने का, एडवर्टीजमेंट का क्या करेंगे। आइटम वाइज वो लोग पूछते हैं। इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस आइटम, ये पर्टिकुलर आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा वो पूछते हैं। जितने भी डिस्कशंस मैं करूंगा ना, वो तुम्हारे कोर्स के लिए इनफ है। फॉर योर कोर्स दैट इज इनफ। सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एंडलेस डिस्कशन हो सकता है। तुम लोग को तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जितना मैं लिखाऊंगा ना, वो मोर देन इनफ है। दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। तो ये चैप्टर में एक तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, और वो लिस्टेड कंपनीज बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स के जैसे ही बनाते हैं, और एलोकेशन में जो तकलीफ आने वाली है वो हम लोग रिजॉल्व करते जाएंगे। अपने को डिफरेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट सीखना है और कुछ नहीं। डिफरेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट सीखने का है। अपने को कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप 3 मंथ्स का P&L बना के बताओ। दे विल नेवर आस्क, या 3 मंथ्स की बैलेंस शीट बना के दो, या 3 मंथ्स का कैश फ्लो बना के दो। कभी भी नहीं पूछेगा। अपने को वो पूछेगा इस आइटम का इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सो जो पूछेगा वो हम लोग कवर कर लेते हैं, थोड़ा नोट्स लिखते हैं। जो मैंने समझा वो मेरा एक इंट्रोडक्शन होता है, और हर टॉपिक में मैं इंट्रोडक्शन देता ही हूँ डिटेल में, कि अपने को पता तो चले ये इंडियस हम लोग कर रहे क्यों है, वाई वी आर डूइंग दिस इंडियस। लिखो एज पर क्लॉज 41, राइट डाउन। एज पर हेडिंग सब लोग ने बना लिया ना? यस। हाँ चलो लिखोगे सब लोग। एज पर क्लॉज 41 ऊपर लिख देना, AS 25 भी लिख देना, दोनों सेम ही है। अभी AS 25 को रिप्लेस कर लिया है इंडियस 34 ने, बाकी दोनों सेम ही है। लिखो एज पर क्लॉज 41 as per clause 41 of listing agreement, as per clause 41 of listing agreement with SEBI, as per clause 41 of listing agreement with SEBI, it is mandatory for listed companies
It is mandatory for listed companies to prepare and present It is mandatory for listed companies to prepare and present interim financial statements. इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिखना, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लिखना, स्टेटमेंट्स नहीं लिखना. इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फुल स्टॉप. इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मीन्स interim financial reports means the period of 3 months. Means the period of 3 months, that is one quarter. That is 1 quarter. Period of 3 months, that is 1 quarter. Concept 2. Objective. Objective and statements. Objective and statements. Objective and statements. Number 1. Number 1 objective: to prepare timely statements. To prepare timely statements and to make investor updated. To prepare timely statements and to make investor अपडेटेड, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. और इसमें स्टेटमेंट्स क्या क्या बनाने, वो सारे स्टेटमेंट्स जो एनुअल अकाउंट्स में बनते हैं. स्टेटमेंट्स हाँ, स्टेटमेंट्स क्या क्या बनेंगे. Financial statements which are required.
financial statements which are required to prepare financial statements which are required to prepare for which are required to prepare for annual accounts financial statements which are required to prepare for annual accounts should be included in interim financial statements. जैसे कि P&L स्टेटमेंट, P&L statement, balance sheet, cash flow statement, and notes to accounts. कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. सो ये सब बनेगा जो एनुअल अकाउंट्स में बनता है, ये सब बनेगा 3-3 महीने के हिसाब से बनेगा. ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट 2 कंप्लीट. आगे लिखो कॉन्सेप्ट 3. कॉन्सेप्ट 3 are problems to be faced. Problems to be faced. Problems to be faced while preparing interim financial reports. Problems to be faced while preparing interim financial reports. हाँ, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस कर सकते हैं मैंने बताया ना. मेन प्रॉब्लम जो आएगा वो इनकम एक्सपेंसेस का ही आता है और कुछ नहीं है. जितना मैंने समझा दिया वो लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. लिखो एज पर द प्रोविजंस the entity may face problem as per the provisions the entity may face problem in allocation of expenses.
may face problem in allocation of expenses, may face problem in allocation of expenses, full stop. These problems may be in relation to these problems may be in relation to defined benefit obligations. These problems may be in relation to defined benefit obligations, comma, tax expenses, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, टैक्स एक्सपेंसेस, सीजनल बिजनेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सीजनल बिजनेस में एक सीज़न में बहुत खर्चा लगता है, बाकी सीजन्स में कुछ खर्चा लगता ही नहीं है, तो उसको स्प्रेड करें या जो सीज़न में लगा वही सीज़न में एक्सपेंसेस बुक करें. सो सीजनल बिजनेस एग्जाम्पल जैसे फायर क्रैकर्स का बिजनेस है, अम्ब्रेले का बिजनेस है, फायर क्रैकर्स, अम्ब्रेलास, इसमें होता क्या है ना, ह्यूज एक्सपेंसेस इनकर होता है एक क्वार्टर में और बाकी क्वार्टर में कुछ नहीं. ह्यूज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड in one quarter. Huge expenses are incurred in one quarter as compared to huge expenses are incurred in one quarter as compared to other quarters. As compared to other quarters. As compared to other quarters. चलो हो गया लिख के. As compared to other quarters. अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे साल का बनता है, यहाँ पे 4-4 महीने में, हर 4-4 महीने में अपने पास 4-4 महीने का क्वार्टर आएगा ना, 4-4 महीने का नहीं, 3-3 महीने का. अपने पास 3-3 महीने के 4 क्वार्टर आएंगे. सो हमको 4 बार फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार बनाते हैं, लेकिन इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में 4 बार बनते हैं. एवरी क्वार्टर वी हैव टू मेक इट. तो 4 बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एकदम सिंपल सी बात यही है, एकदम सिंपल सी बात यही है. और मेन प्रॉब्लम इज एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. मैं बता देता हूं, इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेन प्रॉब्लम ही एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की है. इनकम में प्रॉब्लम क्यों नहीं आनी है? क्योंकि जब अपने को पैसे मिलते हैं ना तो रेवेन्यू होता है. अरे कमाएंगे तो रेवेन्यू आएगा ना, कमाएंगे तो रेवेन्यू आएगा, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है? एक्सपेंसेस की है. अगर स्पेसिफिकली एक्सपेंसेस का एलोकेशन हम लोग ने सीख लिया ना, तो समझ लो इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनानी आ गई. इनकम में कोई तकलीफ नहीं आती, कमाएंगे तो अपने आप हम लोग रेवेन्यू बुक कर ही देंगे, लेकिन ये एक्सपेंसेस का एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट. मेन चैलेंज जो है ना इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का ही है.
एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का ये मेन चैलेंज उसका ही है। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4, फॉर्म्स ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्ट 4, फॉर्म्स ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फॉर्म्स ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, अरे जब ये इंडियस पहले AS25 आया था, बाद में इंडियस में तो वही कन्वर्ट हो गया, AS25 हटा दिया और इंडियस 34 आ गया। मैं बताता हूँ, जब इंस्टीट्यूट ने AS25 नोटिफाई करवाया था ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, सो ये नोटिफिकेशन आया कि AS25 अब एप्लीकेबल होगा, तो कंपनीज को बहुत टेंशन हो गया। जितने भी कंपनीज थी ना, लिस्टेड कंपनीज, वो सबको टेंशन हो गया। उनको परेशानी क्या थी ना, मेन वो क्या बोलते हैं, बहुत गलत बात है, हर 3-3 महीने में हमको अकाउंटिंग के काम पे लगा दिया। जो हम लोग साल के एंड में करते थे, अब हर 3-3 महीने में हमको करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ने AS25 में इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बताया था। बोलते हैं कि इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को प्रिपेयर करने में 2 तरीके से तुम प्रेजेंटेशन दे सकते हो। 2 फॉर्मेट दिया था। पहला, कंप्लीट स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट। कंप्लीट स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट का मतलब है उसमें P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कुछ बनाना है, कंप्लीट बनाना है, लेकिन 3 महीने के हिसाब से। सो कंप्लीट बनाने का मतलब है जैसे एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं ना पूरे साल के, एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है, सेम फॉर्मेट में बनाना है, लेकिन खाली ये 3-3 महीने के होंगे, ये 3-3 मंथ्स के कंप्लीट अकाउंट्स बनेंगे। सो एक तो उन्होंने बोला था कंप्लीट बनाओ, खाली जो पूरे साल का बनाते हैं ना वैसा 3 महीने का बना दो, लेकिन साथ में एक ऑप्शन भी दे दिया। और ऑप्शन क्या था कि यू कैन प्रिपेयर इन कंडेंस्ड फॉर्म ऑल्सो। अरे कंडेंस का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है कंप्रेस्ड। इसका मतलब है सेलेक्टिव प्रेजेंटेशन। किसी भी लिस्टेड कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, कंडेंस फॉर्म भी चलेगा। और ये कंडेंस फॉर्म होता क्या है, अरे ये कंडेंस फॉर्म में एनुअल रिपोर्ट्स की हेडिंग सब सेम रखो, लेकिन इंफॉर्मेशन जो मटेरियल लगती है वही शो करो। कंप्लीट P&L, कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट सेगमेंट रिपोर्ट सब नहीं दिखाना है। जो इंफॉर्मेशन मटेरियल लगती है वो इंफॉर्मेशन दिखाओ, लेकिन हेडिंग सब सेम रखो। हेडिंग सब सेम रहेगा और खाली मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। सपोज मैं P&L का कंडेंस फॉर्म अगर बना रहा हूं ना, तो P&L के कंडेंस फॉर्म में मैंने लिखा है रेवेन्यू, तो जो रेवेन्यू मेरे को मटेरियल लगता है वो रेवेन्यू मैं शो कर दूंगा और बाकी नहीं करूंगा। तो कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी। और कंडेंस प्रेजेंटेशन के पीछे इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जब कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी ना, तो कंपटीटर्स हमारा फायदा नहीं उठा पाएंगे। कंपटीटर्स वो इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे, कंपनी के जो कंपटीटर्स होते हैं। तो अपने को पूरी बात खोल के सामने नहीं रखनी है, ताकि अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बाहर नहीं निकले। अपने कंपनी जो भी कंपनी है ना, वो क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाते हैं, अपनी कंपनी किस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाती है, कंडेंस ये सब पता नहीं चलता है प्रॉपर्ली।
कंडेंस स्टेटमेंट इज नथिंग बट कंप्रेस स्टेटमेंट्स। अरे बहुत कम रिपोर्टिंग होती है। तुम लोग ये नोटिस करोगे कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स आधे अधूरे से होते हैं, समझ में ही नहीं आते। अरे कंडेंस रिपोर्ट होती है। तो यहां पे मटेरियल आइटम को शो करने की बात बोली हुई है। हम लोग कंप्लीट सेट नहीं बनाएंगे। हमको कंडेंस स्टेटमेंट के बारे में नोट्स हमको कंडेंस स्टेटमेंट के बारे में बोला हुआ है कि तुमको कंप्लीट प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सारे हेडिंग्स दो, सारे सब हेडिंग्स दो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सब कुछ सेम रखो, बस इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके दिखा दो। ओनली इंफॉर्मेशन को कंप्रेस करके दिखा दो। तो याद रखना, दो टाइप का फॉर्म दिया हुआ है, कंप्लीट फॉर्म एंड कंडेंस फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म में सेम प्रेजेंटेशन विल बी फॉलोड एज फॉर एनुअल अकाउंट्स, बट ये 3 महीने का होगा। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, सब कुछ, सब डिटेल्स चाहिए। और कंडेंस का मतलब है हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सब मेंटेन होगा, बट इंफॉर्मेशन सारी डिस्क्लोज नहीं होगी। ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज। खाली हम लोग मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, याद रखना। चलो, समझा क्या मैंने जो बोला? एवरीवन लिख देते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी। फॉर्म्स ऑफ इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो पार्ट में डिवाइड कर लो। चार 5 लाइन रखना, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड कर लेना। पहले बाजू लिखोगे कंप्लीट फॉर्म, फर्स्ट साइड में लिखो कंप्लीट फॉर्म और दूसरे बाजू में लिखो कंडेंस्ड फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म में लिखोगे सेम प्रेजेंटेशन विल बी फॉलोड, सेम प्रेजेंटेशन विल बी फॉलोड। Same presentation will be followed as for annual reports. Same presentation will be followed as for annual reports. Complete means complete but quarterly. Complete means complete. But quarterly. पूरा होगा, खाली क्वार्टरली होगा और कुछ नहीं। और कंडेंस्ड, कंडेंस में हेडिंग, सब हेडिंग सब सेम रखना। हेडिंग, सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, heading, subheading, explanatory notes are maintained.
Headings, subheadings and explanatory notes are maintained, but complete information is not disclosed. But complete information is not disclosed. Only material information. Only material facts बोल दो, only material information बोलो या material facts. Only material facts are disclosed. Only material facts are disclosed. That's it. और जब दो चॉइस दिया हुआ है ना, तो ज्यादातर कंपनी कंडेंस वाला फॉर्मेट ही चूज करती है, सो दैट बिजनेस के सीक्रेट्स आउट नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5, मेरा तो पेज कंप्लीट हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। तुम्हारा और मेरा पेज तो सेम ही है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। Treatment of various items in interim financial reporting. Treatment of various items in interim financial reporting. Treatment of various items in interim financial reporting, ये हेडिंग दे दो। Treatment of various items in interim financial reporting, इसमें सबसे पहला पॉइंट है। अब एक एक आइटम्स का डिस्कशन करेंगे, यही एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तुमको आइटम देंगे और बोलेंगे इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसका इंपैक्ट बताओ, उसका ट्रीटमेंट बताओ। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तुमको याद है मैंने AS5 करवाया था सीए इंटर में। सीए इंटर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, सीए इंटर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में मैंने बोला था अगर पॉलिसी में चेंजेस आता है तो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, याद है क्या? नहीं। लेकिन अगर एस्टीमेट बदलता है तो वो प्रोस्पेक्टिवली, ऐसा मैंने समझाया हुआ है। आज भी नोट्स पढ़े होंगे तो बुक ओपन करके देख लेना। तो वो इधर भी एप्लीकेबल है, सेम चीज इधर भी एप्लीकेबल है, याद रखना। नाउ सी, सपोज मैं इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता हूं, मैं पीएनएल बना रहा हूं और कंपनी की कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। इनफैक्ट कोई अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने चेंज की, हो गई क्या? कंपनी ने चेंज की। फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकेंड क्वार्टर में, मैं सेकेंड क्वार्टर में हूं, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं सेकेंड क्वार्टर में आया और ये सेकेंड क्वार्टर में मैंने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है फर्स्ट क्वार्टर में नहीं, सेकेंड क्वार्टर में चेंज की है।
सो पॉलिसी चेंज का मतलब है मैं स्टॉक वैल्यूएशन फीफो के बदले अब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहा हूं। स्टॉक के लिए मैं पहले फीफो फॉलो कर रहा था, अब मैं पॉलिसी बदल रहा हूं, मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करूंगा। सो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल रहा हूं, मैं स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो के बदले वेटेड एवरेज मेथड से करूंगा। मैंने पॉलिसी चेंज कर दी। अब यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है ना, यहां पे इंड एस क्या बोलता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली मानी जाती है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब राइट फ्रॉम बिगिनिंग। अपने पास्ट अकाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने को अपने पुराने पास्ट अकाउंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो हम लोग प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं, आज से चेंजेस कर सकते हैं, हम लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन अगर चेंज इन पॉलिसी है तो पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। जितनी अकाउंटिंग पास्ट में कर रखी है वो सबको रिवाइज करना पड़ता है, वो सबको रिवाइज करना पड़ता है। और ये मान के चलना पड़ता है कि सोचो राइट फ्रॉम बिगिनिंग वेटेड एवरेज मेथड ही होता तो क्या उसकी रिपोर्ट्स बनती। तो अपने को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलना पड़ता है। जितनी अकाउंटिंग पास्ट में की है ना वो सारी अकाउंटिंग रिवाइज करनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में पॉलिसी चेंज लिखा तुमको दिख जाए, कोई भी क्वेश्चन में अगर पॉलिसी चेंज लिखा हुआ दिख जाए ना, और उसके वजह से सेकेंड क्वार्टर के प्रॉफिट पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर में अगर पॉलिसी चेंज हुई है और उसका इफेक्ट भी सेकेंड क्वार्टर पे ही आ रहा है, तो याद रखना वो करेक्ट नहीं है। नोट करो ये करेक्ट नहीं है। सेकेंड क्वार्टर में अगर कोई पॉलिसी चेंज की है और उसका इफेक्ट भी अगर सेकेंड क्वार्टर पे आ रहा है तो ये रॉन्ग है, बिकॉज चेंज इन पॉलिसी इज ऑलवेज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो प्रीवियस रिपोर्टिंग शुड बी रीस्टेटेड। हम हमारे पुराने रिपोर्ट्स में फीफो के बदले वेटेड एवरेज से अकाउंटिंग करेंगे और वो सेकेंड क्वार्टर में कंटिन्यू होगा। सेकेंड क्वार्टर में चेंज करके सेकेंड क्वार्टर में डिफरेंस नहीं दिखा सकते। अभी प्रीवियस तो मालूम नहीं है कब से हम लोगों को लेना है। प्रीवियस अपने इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता नहीं है, प्रीवियस तो कब से लगा रखी है हम लोग ने ये वाली पुरानी पॉलिसी। सो हम लोग क्या करेंगे ना, खाली प्रीवियस क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदल देंगे। मेरे सेकेंड क्वार्टर में पॉलिसी चेंज हुआ है ना, तो मैं फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्टिंग को रीस्टेट कर दूंगा। बस मेरे को फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्टिंग है ना रीस्टेट करनी पड़ सकती है बस, एट द मोस्ट। और मैं सेकेंड क्वार्टर में पॉलिसी चेंज का इफेक्ट नहीं लूंगा। अगर फर्स्ट क्वार्टर में पॉलिसी चेंज कर दी तो सेकेंड क्वार्टर में वो नई पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। मैं नई पॉलिसी सेकेंड क्वार्टर में ही अप्लाई करके सेकेंड क्वार्टर में उसका इफेक्ट नहीं दूंगा। अगर सेकेंड क्वार्टर में कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का जो रिपोर्टिंग है उसको रीस्टेट करेंगे। उसमें मैंने एग्जांपल स्टॉक का दिया था, उसमें वेटेड एवरेज का स्टॉक हम लोग अप्लाई करेंगे। जो डिफरेंस आएगा उधर एडजस्ट करेंगे उसके वजह से, क्योंकि पहले स्टॉक वैल्यू हुआ था फीफो से, अब वेटेड एवरेज से। सो कुछ डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में एडजस्ट करेंगे और सेकंड क्वार्टर में बस खाली वो कंटिन्यू होगा। भले ही पॉलिसी चेंज सेकंड क्वार्टर में हुई है लेकिन सेकंड क्वार्टर में एप्लीकेशन नहीं होगा, उसको जो चेंज करने का काम है वो फर्स्ट क्वार्टर में होगा, क्योंकि चेंज इन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होती है। पास्ट इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करो। अरे करंट पीरियड में उसको नहीं ले सकते हम लोग। मैं बोल रहा हूं चेंज इन एस्टीमेट हो ना तो ले लो करंट पीरियड में, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट जो होता है वो प्रोस्पेक्टिवली होता है। चेंज इन एस्टीमेट को हम लोग करंट पीरियड में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिवली होता है। तुम बोलोगे सर लास्ट 10 ईयर से हमारी पॉलिसी चल रही थी सर फीफो की, तो क्या उसको 10 ईयर्स बैक में जाके बदलेंगे क्या? इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए 10 ईयर्स बैक में जाके बदलेंगे क्या? सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं है। अपने को सिर्फ प्रीवियस क्वार्टर को चेंज करना होता है। मैं जब बात करता हूँ इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो मेरे को सिर्फ प्रीवियस क्वार्टर को चेंज करना होता है। मेरे को कोई 10 साल पीछे जाके हर एक स्टेटमेंट को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे को प्रीवियस क्वार्टर को चेंज करना होता है, नथिंग एल्स।
और मेरे को कुछ नहीं करना होता है। मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? सी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आई डोंट नो वेदर तुम ये पूरा समा पाते हो क्या नहीं, तुम लोग पूरा कंप्लीट जो मैं बोलता हूँ वो पूरा तुम्हारे सिर पे बैठता है कि नहीं। बट आई कैनॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, आई कैनॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन गिविंग द इंफॉर्मेशन। मैं जो नॉलेज पास ऑन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव द कंप्लीट थिंग। और सीए फाइनल में यही है कि जब मैं कंप्लीट चीजें बताऊंगा ना तो डाउट्स ही नहीं रहेंगे। अगर मैं पॉइंटर वाइज बताऊंगा जैसे मैं इंटर में बताता हूं, वो इंटर के लिए रेलेवेंट है क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है। यहां पे मैं पॉइंटर्स बताऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊंगा तो फिर तुमको डाउट्स आने चालू हो जाएंगे, सर इसका क्या करना, उसका क्या करना। तो मैं सब डिटेल्स दे देता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस में आते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते समय, मेरे प्रैक्टिस में जो मैंने देखा हुआ है। दैट आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, बट व्हेन आई केम टू सीए कोचिंग, धीरे धीरे करके मैंने मेरा प्रैक्टिस सब साइड में ही कर दिया। इवन आई हैव सरेंडर्ड माई सीओपी। सो मेरे प्रैक्टिस में जो जो आया था, जो मैंने ऑब्जर्व किया था, वो सब चीजें मैं इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देता हूं कि तुमको कोई डाउट्स ही नहीं रहे। वंस आई कंप्लीट द टॉपिक, कुछ डाउट्स नहीं रहना चाहिए। सो रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी बदलती है तो तुम बोलोगे सर 10 साल पीछे जाके बदलेंगे, ये डाउट आ सकता है। अगर मैं खाली इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुमको मैं पॉइंटर्स बोल दूं कि पुराना वेन एवर देर इज अ, जैसे हम लोग इंटर में बताते हैं ना, खाली पॉइंट्स दे देते, वो पॉइंट्स अप्लाई करो कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सेकेंड क्वार्टर देन चेंज द फर्स्ट क्वार्टर, खाली इतना ही बोल दूं तो कुछ दिन के बाद आएगा डाउट कि सर एक पॉलिसी जो 10 साल से चल रही थी उसका क्या, 10 साल से चल रही थी उसका क्या। तो इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनानी है तो इतना पीछे नहीं जाना है, खाली फर्स्ट क्वार्टर को बदल दो। सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, हर एक पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में बाद में आ सकते हैं ना। तुम देखो मेरे हर टॉपिक में मैंने डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। जब तुम लेक्चर वापस से व्यू करते हो ना तो तुमको ध्यान में आ जाएगा कि नथिंग हैज बीन लेफ्ट। कभी भी कोई डाउट आता है तो एक बार लेक्चर व्यू कर लो, उसमें वो कवर्ड होगा ही होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस जो मैंने एक्सप्लेन किया? यस सर। चेंज इन एस्टीमेट आएगा तो पीछे जाने की जरूरत है क्या? चेंज इन एस्टीमेट में पीछे जाने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं। बट चेंज इन पॉलिसी होगा तो फर्स्ट प्रीवियस क्वार्टर्स को बदल दो। थर्ड क्वार्टर में हुआ तो फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर दोनों, फर्स्ट क्वार्टर में चेंज कर दो, बाद में वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो थर्ड क्वार्टर में तो वो चीज कंटिन्यू होनी चाहिए, थर्ड क्वार्टर में एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए नए पॉलिसी का। लिखो इसके नीचे, राइट बिलो दिस, इफ एनी पॉलिसी इज चेंज्ड if any policy is changed, if any policy is changed, then its impact should not be if any policy is changed, then its impact should not be recorded. Then its impact should not be recorded in current interim period. Then its impact should not be recorded in current interim period, but previous reporting should be revised.
but previous reporting should be revised. Previous reporting should be revised proportionately because change in policy is always adjusted. Because change in policy is always adjusted. Because change in policy is always adjusted retrospectively. Because change in policy is always adjusted retrospectively. एक लाइन छोड़ के लिखो पॉइंट भी, चेंज इन एस्टिमेशन change in estimation. हाँ, change in estimation. We can record change in estimation, write down, we can record we can record impact of change in estimation. We can record impact of change in estimation. We can record impact of change in estimation in current period. We can record impact of change in estimation in current period because such change is always allowed. Because such change is always allowed on prospective basis. Such change is always allowed on prospective basis and no backdate adjustment is required. And no backdate adjustment is required. No backdate adjustment is required. लिखो नेक्स्ट नंबर सी. एक लाइन छोड़ के लिखो नंबर सी. इनकम्स एंड एक्सपेंसेस.
नंबर सी हेडिंग दे दो। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। Incomes and expenses. Yes, regarding incomes and expenses. अरे एकदम सिंपल सा फंडा है। इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन विच दे अकर। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? जिस पीरियड में इनकम और एक्सपेंसेस अकर होंगे वही उसका पीरियड माना जाएगा। डिफरमेंट इज नॉट अलाउड। डिफरमेंट इज नॉट अलाउड। अगर नहीं समझ में आया तो सुनो। फर्स्ट क्वार्टर की अगर सेल्स है, फर्स्ट क्वार्टर का अगर एक्सपेंसेस है, फर्स्ट क्वार्टर का कोई एक्सेप्शनल आइटम्स है, इनकम हो या एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल हो या ऑर्डिनरी, वो वही क्वार्टर में आना चाहिए जो क्वार्टर में वो अकर होगा। सपोज मेरा सीजनल बिजनेस है, लेट सपोज मेरा सीजनल बिजनेस है और 4 क्वार्टर्स होते हैं। सीजनल बिजनेस में सेल्स एक क्वार्टर में जंप कर जाती है, तुमको मालूम होगा। सीजनल बिजनेस जो होता है उसमें सेल्स एक पर्टिकुलर क्वार्टर जो उसका सीजन आता है उसमें जंप करती है। पहले क्वार्टर में 20% सेल्स, दूसरे क्वार्टर में 20% सेल्स, लेकिन तीसरे क्वार्टर में सेल्स जंप करके कितनी हो गई? 50%, क्योंकि सीजन आ गया। और लास्ट क्वार्टर में खाली 10% सेल्स। 10% सेल्स। अरे मैंने सीजनल बिजनेस के 4 ट्रेंड बताए तुम लोगों को। फर्स्ट क्वार्टर में 20%, सेकेंड क्वार्टर में 20%, थर्ड क्वार्टर में 50%, फोर्थ क्वार्टर में 10%। सो कोई कंपनी क्या बोलेगी? ये तो गलत है, एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल लो और स्प्रेड कर दो चारों क्वार्टर में। लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है? इट्स रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दिस। ये 20% का मतलब 20% ही होता है। हाँ, 20% का मतलब 20% ही होता है, 50% का मतलब 50% होता है और 10% का मतलब 10% ही होता है। अगर थर्ड क्वार्टर में अच्छा बिजनेस है तो उसको ही प्रेजेंट करो, एवरेज मत करो। और इसका रीजन क्या है मालूम है? हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। सो करंट ईयर का कंपैरिजन हम लोग लास्ट ईयर से करके दिखाते हैं। तो बिजनेस की नेचर अगर सीजनल है और थर्ड क्वार्टर का कंपैरिजन हम लोग लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से करेंगे। हम लोग ये करंट ईयर के थर्ड क्वार्टर का कंपैरिजन लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से करेंगे। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि हम लोग ने ये क्वार्टर के 3 महीने में अच्छा किया या पिछले क्वार्टर में अच्छा किया। अरे ये पॉइंट समझा क्या तुमको? यस सर। अगर कोई कंपनी बोले कि मैंने फर्स्ट क्वार्टर में 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट की है और इसका बेनिफिट अगले 3 क्वार्टर को भी मिलेगा, तो एडवर्टीजमेंट को डिफर करना है मेरे को, ऐसा अगर कोई कंपनी बोलती है तो दिस इज नॉट अलाउड बाय इंडियस। वो 5 करोड़ की एडवर्टीजमेंट फर्स्ट क्वार्टर के इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही मानी जाएगी। वो फर्स्ट क्वार्टर के इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही रिफ्लेक्ट होएगी, उसको स्प्रेड नहीं करना है, एवरेज नहीं करना है। अरे वापस से बोलता हूं, डिफरमेंट इज नॉट अलाउड। डिफरमेंट इज नॉट अलाउड। So income and expenses will be recorded in the period in which they have occurred. Income and expenses will be recorded in the period in which they have occurred. जो पीरियड में अकर हुआ है वही पीरियड में उसको शो करना है। No deferment of any item is allowed. कोई भी आइटम का डिफरमेंट अलाउड नहीं है। Whether it is a normal item or it is an exceptional item or an item of seasonal business. No deferment
नो डिफरमेंट, कोई भी तरह का डिफरमेंट अलाउड नहीं है। ना एक्सपेंसेस की नेचर देखनी है, ना उसकी वैरायटी देखनी है, ना उसका बेनिफिट पैटर्न देखना है। सेम पीरियड में दिखाओ जिस पीरियड में वो डील करता है, जो पीरियड में वो डील करता है वही पीरियड में अपने को उसको दिखाना पड़ेगा। डिफरमेंट इज नॉट अलाउड, सिंपली डिफरमेंट इज नॉट अलाउड। बोलो मेरा पॉइंट समझा क्या तुम लोगों को? यस सर। सुखदा, समझा गया? यू आर प्रैक्टिकली डीलिंग विद दिस every 3 months, you are practically dealing with this. लिखो as per the provisions of, as per the provisions लिख दो खाली, as per the provisions as per the provisions, incomes and expenses as per the provisions, income and expenses should be recorded income and expenses should be recorded in the period income and expenses should be recorded in the period in which they have occurred. In which they have occurred for in which they have occurred for interim financial reporting. In which they have occurred for interim financial reporting. अभी है ना, इंडियस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होते, इंडियस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी के जगह पे बोलते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। इंडियस में हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कोई अलग से डील नहीं करते, हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी के जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो एक्सेप्शनल होता है, याद रखना। वी यूज द वर्ड एक्सेप्शनल। तुमको AS25 में दिखेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, लेकिन यहां पे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखेगा, एक्सेप्शनल दिखेगा। सो लिखो एक्सेप्शनल आइटम्स exceptional items, exceptional items will be recorded in the same period. Exceptional items will be recorded in the same period in which they have occurred. Exceptional items will be recorded in the same period in which they have occurred. No deferment is allowed.
हाँ, नो डिफरमेंट इज अलाउड, नो डिफरमेंट इज अलाउड. सीजनल बिजनेस, सेम रूल एज अबाउ. फिर हैवी और ह्यूज एक्सपेंसेस, कोई मतलब ही नहीं है एक्सपेंस छोटा हो या बड़ा हो, जो पीरियड में आया वही पीरियड का. हैवी स्लैश ह्यूज एक्सपेंसेस. हैवी और ह्यूज का कोई मतलब ही नहीं है. इट इज इमटेरियल. हाँ, it is immaterial. That benefit of these expenses will go to other quarters. It is immaterial that benefit of this quarter. It is immaterial that benefit of this. It is immaterial that benefit of this expense will go to other quarters. Benefit of this expense will go to other quarters. As well, full stop. It will be charged in the same period in which it is incurred. It will be charged in the same period. It will be charged in the same period in which it is incurred. Same period in which it is incurred. Example, advertisement expenses, comma, promotional expenses. Promotional expenses. Advertisement expenses, promotional expenses. No deferment is allowed. नो डिफरमेंट इज अलाउड. ये लो, इनकम एक्सपेंस भी क्लियर कर दिया मैंने. सबको हो गया यहां तक? Yes. लिखो पॉइंट नंबर डी. पॉइंट नंबर डी, डीबीओ स्लैश ग्रेच्युटी. डीबीओ क्या होता है ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है. अभी पिछले टॉपिक में सब समझा के आया हूं.
डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, ग्रेच्युटी, सब समझा के आया हूं। बन गई हेडिंग? आर यू ऑल रेडी Yes, विद sir. दिस? नाउ डीबीओ, हाउ टू डील विद दिस? डीबीओ और ग्रेच्युटी हम लोग ने ये प्रीवियस लेक्चर में सब डिटेल में देखा है। तुमको याद होगा इसमें एक्चुअल एजम्पशंस की बात बोली थी मैंने। डेमोग्राफिक एजम्पशंस, फाइनेंशियल एजम्पशंस। डेमोग्राफिक एजम्पशंस में डेथ रेट, लेबर टर्नओवर रेट आता है। फाइनेंशियल एजम्पशन में सैलरी एस्केलेशन रेट और डिस्काउंटिंग रेट, ये सब बताया था मैंने। अरे एजम्पशन सब वही रहने वाली है। जो करंट सर्विस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, 1 ईयर के साथ जो निकालते थे ना, जो 1 ईयर का ट्रीटमेंट था ना, करंट सर्विस कॉस्ट 1 साल का होता था, इंटरेस्ट 1 साल का निकालते थे। अब वो सब क्वार्टर वाइज निकालेंगे बस। मीन्स देर विल बी नो चेंज इन पीवीडीबीओ, देर विल बी नो चेंज इन पीवीडीबीओ, देर विल बी नो चेंज इन एजम्पशन, देर विल बी नो चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट, देर विल बी नो चेंज इन एनीथिंग। जो अकाउंटिंग 1 साल की करते थे, 1 ईयर की करते थे, उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दो बस। अरे डिस्काउंटिंग रेट भी क्वार्टर का बन जाएगा, पीवीडीबीओ क्वार्टर का, करंट सर्विस कॉस्ट क्वार्टर का, इंटरेस्ट क्वार्टर का। मतलब वो सेम अकाउंटिंग है, सेम अकाउंटिंग है, खाली उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दो। सेम अकाउंटिंग है। मैं बोलता हूं सारे अजम्पशन सेम है, नो चेंज एट ऑल। सारे के सारे सब कुछ वही है, खाली क्वार्टरली करना है, क्वार्टर बेसिस पे करना है। सो लिखो इसके नीचे, द अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, the accounting for retirement benefit shall be same. The accounting for retirement benefit shall be same, shall be same. Shall be same as per annual accounts. Shall be same as per annual accounts. That is actuarial assumptions. That is actuarial assumptions, comma, PVDBO, comma, interest, comma, current service cost, comma, current service cost, etc. ये सब कुछ सेम रहेगा, but it will be estimated for current quarter only.
but it will be estimated for current quarter only. It will be estimated for current quarter only. Next point E, foreign currency. Point E, foreign currency. अरे सेम रूल्स विल बी अप्लाइड एट द एंड ऑफ क्वार्टर, जो हम लोग 31 मार्च को अप्लाई करते थे, विच वर कंसिडर्ड ऑन 31 मार्च अंडर इंडियस 21. सेम वही रूल्स लिखो, सेम रूल्स. Same rules will be applied. Same rules will be applied at the end of quarter. Same rules will be applied at the end of the quarter, which were considered on which were considered on 31st March. जो ईयर एंड पे रूल्स अप्लाई होता था ना, विच वर कंसिडर्ड ऑन 31st मार्च ईयर एंड अंडर इंडियस 21. सारे के सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो हम लोग इंडियस 21 में अप्लाई करते थे. इसका मतलब है मॉनेटरी आइटम्स याद है, क्लोजिंग रेट एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्चुअल रेट पे जो 31 मार्च को रिपोर्टिंग करते थे. मॉनेटरी आइटम्स का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता था क्लोजिंग रेट पे, याद है क्या? नहीं. नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम लोग सेम कैरिंग अमाउंट पे चलाते थे, उसका हम लोग कोई सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं करते थे. वो हम लोग कब करते थे? ईयर एंड पे करते थे. लेकिन अब वही काम हम लोग ईयर एंड पे नहीं करेंगे, क्वार्टर एंड पे करेंगे. जो हम लोग ईयर एंड पे करते थे ना, वो क्वार्टर एंड पे करेंगे. इसका मतलब है अप्रैल मई जून, पहला 30 जून को हम लोग मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का ट्रीटमेंट दिखाएंगे. फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को हम लोग मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का ट्रीटमेंट दिखाएंगे. फिर उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 को दिखाएंगे. फिर जैन फेब मार्च 31 मार्च. हर क्वार्टर एंड पे जो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का ट्रीटमेंट होता था ना फॉरेन करेंसी का, वो क्वार्टर एंड पे होएगा. जो ईयर एंड पे करते थे, वो सब क्वार्टर एंड पे होएगा. अरे समझ गया क्या? यस सर. आगे लिखो एफ. ई के बाद में लिखो एफ. प्रोविजंस. हाँ, प्रोविजंस हम लोग कभी बनाते हैं? मेरे को बताओ ना, प्रोविजन कब बनाते हैं हम लोग? हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं 31 मार्च को, जब बैलेंस शीट डेट आती है ना. 31 मार्च को जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं ना, तब अपने को मालूम होता है कि नेक्स्ट ईयर में कोई लॉस होने वाला है, और ज़रूर होने वाला है, और वो प्रोबेबल स्टेज पे है. प्रोबेबल स्टेज का मतलब है लाइकली टू अकर, होगा ही होगा, तो हम लोग उसका प्रोविजन बना लेते हैं. सो जैसे मैं 31 मार्च को फ्यूचर के बारे में सोचता हूं ना, कि फेवरेबल पोजीशन है या अनफेवरेबल पोजीशन,
और जैसे ही मेरे को मालूम पड़ता है कि अनफेवरेबल है, मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं। ये टेक्निक अभी हम लोग 30 जून को भी अप्लाई करेंगे, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर को भी अप्लाई करेंगे, 31 दिसंबर को भी करना है और 31 मार्च को भी करना है। अगर 30 जून को लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस होगा और वो प्रोबेबल स्टेज पे होगा ही होगा, तो मैं उसका प्रोविजन 30 जून को ही बना लूंगा। वी विल नॉट वेट फॉर द बैलेंस शीट डेट टू क्रिएट द प्रोविजन, एनुअल अकाउंट्स में होता है वो। वी विल नॉट वेट फॉर बैलेंस शीट डेट टू क्रिएट प्रोविजन। तो एनुअल अकाउंट्स की जो थॉट है ना, जो थॉट प्रोसेस चलता है ना प्रोविजन बनाने के लिए एनुअल अकाउंट्स में, उसको क्वार्टरली रिपोर्ट में लेके आ जाओ बस। अगर प्रोविजंस क्वार्टरली किया तो ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को गड़बड़ कर देगा, बहुत लोगों को ये लगता है, क्योंकि सर प्रोविजंस ये सब क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्रीज होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सम ऑथर सेज अगर प्रोविजंस क्वार्टरली क्रिएट किया तो ये हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को गड़बड़ कर देगा, प्रोविजंस तो एंड ऑफ द ईयर में क्रिएट होता है। अरे यू डोंट वरी फॉर दिस। मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है? इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है क्या इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा है? बोलो। इंटीरियम फाइनेंशियल। मैंने लिखा है इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग जो होती है वो एक्सेल शीट पे होती है, समझा क्या? रिपोर्टिंग एक्सेल शीट पे होती है। अकाउंटिंग बुक्स में थोड़ी चेंजेस कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग बुक्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, बस रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट प्रिपेयर करो, पब्लिक को दिखाओ। अकाउंटिंग एंट्रीज में चेंजेस नहीं करना है। ये पूरा डिस्कशन रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। बस रिपोर्ट बनाओ, पब्लिक को दिखाओ। इसलिए कंडेंस में तो सारी इंफॉर्मेशन आती ही नहीं है। कंडेंस में तो आधे अधूरे अकाउंट्स दिखाते हैं, खाली रिपोर्ट दिखानी है। बोलो समझा क्या? सो कुछ गड़बड़ नहीं होगा, टेंशन मत लो ये सब चीजों का। रिपोर्टिंग है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी बना रहे हैं। सो लिखो प्रोविजंस के लिए इट शुड बी क्रिएटेड, राइट डाउन, it should be created at the end of each quarter. It should be created at the end of each quarter for estimated losses in future period. For estimated losses in future period. For estimated losses in future period. बोलो समझा क्या? आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर कौन सा आ गया अपना? अब पॉइंट नंबर जी आ गया, एफ खत्म हुआ ना? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सबका यहां तक हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। देखो अभी तक जो मैंने कराया वो एक बार पहले सुन लो अच्छे से। वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड अप टिल नाउ एक बार समराइज फॉर्म में पूरा सुन लो। ये इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो टॉपिक है इंटीरियम वर्ड इज नथिंग बट
अपने को 3-3 महीने के अकाउंट्स बनाने हैं। इंटीरियम वर्ड का मतलब क्या बोला मैंने? अपने को रिपोर्ट्स बनानी है, अकाउंट्स नहीं चेंज करने, अपने को रिपोर्ट्स बनानी है। इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहाँ पे इंटीरियम वर्ड जो है ना, कुछ लोग इंटीरिम बोलते हैं, इंटीरिम, कुछ लोग इंटीरियम बोलते हैं, अलग अलग है वर्ड, कुछ भी हो, स्पेलिंग तो वही है। इसका मतलब है 3-3 महीने में, मतलब हर क्वार्टर में 3-3 महीने में एक एक क्वार्टर के अपने को रिपोर्ट्स बनाने हैं। हम लोग इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, इसका मतलब है अपने को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वार्टरली बनानी है। सो अपने को क्वार्टरली अकाउंट्स बनाना है और बना के पब्लिकली डिस्क्लोज करना है। पब्लिकली डिस्क्लोज करना है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए ये। और लिस्टिंग एग्रीमेंट मैंने बताया एज पर सेबी गाइडलाइंस, मैंने तुमको बताया हुआ है क्लॉज 41 के हिसाब से, अरे क्लॉज 41 लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से सेबी ने सारी कंपनीज को कंपल्शन किया है कि हम लोग तुम्हारे 1 साल के अकाउंट्स के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट वेट फॉर योर 1 ईयर अकाउंट्स। अरे 1 ईयर में मैनिपुलेशंस हो जाते हैं, 3-3 महीने में ज़्यादा नहीं कर सकते वो लोग। सो हमको 3-3 महीने का तुम्हारी रिपोर्ट्स पब्लिश करके तो हमारा पैसा लगा है, हमको हर 3 महीने में जानकारी चाहिए। वी वॉन्ट इंफॉर्मेशन इन एवरी 3 मंथ्स, क्या चल रहा है कंपनी में। सो जितने भी लिस्टेड कंपनीज है ना, वो इंटीरियम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और अब तो सब का लिस्टेड कंपनीज पे इंडियस ही अप्लाई होने लग गया। तो इंडियस अप्लाई होने के वजह से सब लिस्टेड कंपनीज को एवरी 3 मंथ्स में इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देना पड़ता है। मैंने बोला अपने को रिपोर्ट्स 3-3 महीने के देने होंगे। और दूसरा, वो रिपोर्ट्स में क्या क्या देना होगा, उसके लिए रिपोर्ट्स में क्या क्या देना होगा, हर एक चीज़ जो एनुअल अकाउंट्स में आते हैं वो सब देना पड़ेगा। P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सब कुछ देना पड़ेगा। कोई सेगमेंट रिपोर्ट बनती है तो वो, और कोई रिपोर्ट बनती है तो वो सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन 3-3 महीने के हिसाब से, 3-3 महीने के हिसाब से देना पड़ेगा। अरे जैसे हम लोग एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं वैसे 3 महीने का अकाउंट्स बनाएंगे। और मैंने बताया इनकम और एक्सपेंसेस में तकलीफ आ सकती है। सो 3-3 महीने के इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखेंगे हम लोग। वही तो मैं समझाते जा रहा था, वही तो समझा रहा था मैं। और प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आने के बहुत सारे रीजंस भी बताए मैंने। प्रॉब्लम आने के बहुत सारे रीजंस है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो सब एक एक एक्सप्लेन तो करते जा रहा हूं मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। देखो इनकम और एक्सपेंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, वही तो अपना एक्सप्लेनेशन चालू है, वही सब मैं डिटेल्स दे रहा हूं। देख लो एक एक आइटम का मैंने बताया क्या क्या तकलीफ आ सकती है। अगर कोई पॉलिसी में चेंज आए तो क्या करेंगे। अरे पॉलिसी में चेंज आया तो प्रीवियस क्वार्टर जो है ना, सेकेंड क्वार्टर में अगर कोई पॉलिसी में चेंजेस आया तो सेकेंड क्वार्टर में चेंजेस मत करना, फर्स्ट क्वार्टर में करना, सेकेंड क्वार्टर में तो कंटिन्यू होगा, क्योंकि पॉलिसी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली होती है, इट इज डन रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन अगर एस्टिमेशन में चेंज आया तो, अरे एस्टिमेशन में चेंज आया तो प्रोस्पेक्टिवली करना। और इनकम और एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, अरे इनकम और एक्सपेंसेस जो पीरियड का वही पीरियड में करेंगे, जो पीरियड का इनकम और एक्सपेंसेस है सेम वही पीरियड में हम लोग उसको शो करेंगे। देखो इनकम और एक्सपेंसेस कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्सेप्शनल आइटम्स है वो सेम पीरियड में रिकॉर्ड होगा जो पीरियड में वो इनकर हुआ है, कोई डिफरमेंट अलाउड नहीं है। अरे सीजनल बिजनेस है वो जो पीरियड का इनकम एक्सपेंसेस है वही पीरियड में, कम हो या ज़्यादा। हैवी और ह्यूज एक्सपेंसेस कोई मायने नहीं रखता, इट इज इमटेरियल कि बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस विल गो टू दी अदर क्वार्टर एज वेल। ये सब इमोशनल बातें नहीं करने का, इसका बेनिफिट अगले क्वार्टर में भी जाता है, कुछ नहीं। इट विल बी चार्ज इन द सेम पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड। एग्जाम्पल भी दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रमोशनल एक्सपेंस। और एक बार बोल दिया नो डिफरमेंट इज अलाउड, तुमको कोई डिफरमेंट नहीं करना है, कोई डिफरमेंट नहीं करना है। हाँ, यू डोंट हैव टू डिफर एनीथिंग। अगर पीवीडीबीओ आ गया, अरे पीवीडीबीओ आ गया तो क्या करना है, रिटायरमेंट प्लान्स का क्या करना है, मैंने बताया ये एक्चुअल एजम्पशंस पे होता है, मेरे को सारे एजम्पशन सेम लेने हैं। तुमको याद होएगा मैंने डीबीओ में बताया था 2 एजम्पशंस, एक था डेमोग्राफिक एजम्पशन और दूसरा मैंने एजम्पशन क्या बताया था, फाइनेंशियल एजम्पशन। डेमोग्राफिक एजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें डेथ रेट हम लोग एज्यूम करते थे और उसमें लेबर टर्नओवर रेट को एज्यूम करते थे, ये अपना एजम्पशन होता था।
और फाइनेंशियल एजम्पशन में डिस्काउंटिंग रेट को एज्यूम करते थे, और फाइनेंशियल एजम्पशन में हम लोग क्या एज्यूम करते थे, एस्केलेशन, सैलरी इंक्रीमेंटल रेट, ये हम लोग एज्यूम करते थे। तो ये सब में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, तुमको सेम टू सेम सारे के सारे एजम्पशन सेम रखने हैं। यू डोंट हैव टू चेंज एनी एजम्पशन। अरे कोई भी एजम्पशन को मत बदली करो, एजम्पशन सेम टू सेम वही रहने वाला है। जो करंट सर्विस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो सब जो एक साथ निकालते थे ना पूरे साल का, बस उसको क्वार्टर वाइज निकालना है। मीन्स सिंपल भाषा में बोलूं, देयर विल बी नो चेंज इन पीवीडीपीओ, देयर विल बी नो चेंज इन एजम्पशन, देयर विल बी नो चेंज इन डिस्काउंटिंग रेट। अरे कोई भी टाइप का चेंज नहीं करना है। जो अकाउंटिंग एक साल की करते थे वही अकाउंटिंग को क्वार्टर में कन्वर्ट करना है। डिस्काउंटिंग रेट अगर पूरे साल की है तो उसको क्वार्टरली रेट में कन्वर्ट कर दो। पीवीडीपी अपने आप क्वार्टरली बन जाएगा। सर्विस कॉस्ट को क्वार्टरली कर दो, इंटरेस्ट कॉस्ट क्वार्टरली कर दो, सब कुछ सब सेम रहेगा, खाली क्वार्टर वाइज उसको कन्वर्ट कर दो। फॉरेन करेंसी में क्या करने का? अरे फॉरेन करेंसी में वही करने का जो ईयर एंड पे करते थे। ईयर एंड में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता था मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स का। सो यहाँ पे भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करेंगे मॉनेटरी आइटम्स का। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को तो कैरिंग अमाउंट पे रखते थे और मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे जो ईयर एंड पे करते थे वो क्वार्टर एंड पे करेंगे। सो क्वार्टर एंड पे करेंगे, 4 बार करेंगे, साल में 4 बार मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का ट्रीटमेंट होएगा। 30 जून पहला क्वार्टर एंड, 30 सितंबर दूसरा क्वार्टर एंड, 31 दिसंबर तीसरा क्वार्टर एंड, और 31 मार्च चौथा क्वार्टर एंड। 4 बार करेंगे तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अच्छा, रिगार्डिंग प्रोविजंस हम लोग एंड ऑफ द ईयर में क्रिएट करते हैं। प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट डेट को बनाते हैं जब अपने को ये मालूम होता है कि कोई लॉस होने वाला है, वो प्रोबेबल स्टेज पे है, जरूर होगा, अवॉइड नहीं हो सकता है। तो हम लोग 31 मार्च को फ्यूचर का प्रोविजन क्रिएट करते थे। हम देखते थे 31 मार्च को कि हमारी पोजीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। द मोमेंट हमारी पोजीशन हमको अनफेवरेबल लगती थी और प्रोबेबल स्टेज पे होती थी तो हम लोग उसका प्रोविजन क्रिएट करते थे। अब ये थॉट प्रोसेस साल में 4 बार लेके आना है। 30 जून को हमको सोचना है, 30 सितंबर को भी सोचना है, 31 मार्च को भी सोचना है अपने को। सो अपने को ये थॉट प्रोसेस 4 बार लाना पड़ेगा। 4 बार हम लोग ये थॉट प्रोसेस लेके आएंगे। मैं 30 जून को अगर मेरे को लगता है नेक्स्ट क्वार्टर में कोई लॉस होगा, पक्का होगा, तो मैं प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा। मेरे को 30 जून को लग रहा है कि पक्का होने ही वाला है, अरे मैं ईयर एंड का इंतजार नहीं करूंगा। वी विल नॉट वेट फॉर द बैलेंस शीट डेट टू क्रिएट द प्रोविजन। लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे बच्चा ये डाउट पूछ सकता है, सर अपनी अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ने 11th 12th 11th में पढ़ा था। वैसे तुमने तो कुछ नहीं पढ़ा था कि ये प्रोविजन, डेप्रीसिएशन, आउटस्टैंडिंग, ये सब क्लोजिंग और एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। ये ईयर एंड पे होना चाहिए। सर आप मिड ऑफ द ईयर में कर रहे हो, हर क्वार्टर पे करो तो अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए मैंने तुमको बता दिया, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग एक्सेल शीट पे होती है, याद रखना। अकाउंटिंग बुक्स में चेंजेस नहीं करना है, बस रिपोर्ट्स बनाना है। रिपोर्ट बनाओ, पब्लिक को दिखाओ, दैट्स इट। अकाउंटिंग एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं करना है। अपने को अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी बदलनी है। कंप्लीट डिस्कशन जो चल रहा है इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, ये खाली पब्लिक को दिखाने के लिए। और 2 टाइप के फॉर्मेट दे रखे हैं, डिटेल्ड फॉर्मेट, कंडेंस फॉर्मेट। कंप्लीट फॉर्म में तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे पूरे साल का बनता था वैसे 3 महीने का बनेगा। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सारे सेगमेंट रिपोर्ट, सारे जो साल भर के बनते थे वैसे 3 महीने के बनाने पड़ेंगे। लेकिन कंडेंस में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वो सब सेम आएगा, लेकिन डिटेल्स उसी को डिस्क्लोज करोगे जो तुमको मटेरियल लगता है। मैंने बताया ना, कंपटीटर को इसका फायदा नहीं होना चाहिए। कंपटीटर शुड नॉट हैव एडवांटेज ऑफ दिस। उसको ये चीज का गेन नहीं होना चाहिए। कोई भी तरीके से कंपटीटर को अपना बार बार प्रॉफिट्स मालूम पड़ते रहे। अरे कंपटीटर को अपने को सारी डिटेल्स नहीं देनी है, टुकड़े टुकड़े में देना है कि वो अंदाजा ही नहीं लगा सके। इसलिए कंडेंस फॉर्मेट भी लेके आए हैं। वी हैव टेकन 1 कंडेंस फॉर्मेट ऑल्सो। बोलो, समझ में आया क्या तुम लोगों को? Yes, sir. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? एवरीबडी? Yes. sir.
इसके आगे नेक्स्ट आइटम क्या लिखा है मैंने अभी? नेक्स्ट क्या लिखा है अभी? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाओ टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं ये करवाऊंगा नहीं, मैं खाली लिखाने का काम कराऊंगा क्योंकि इसको मेरे को सेपरेटली डील करना है। इट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच क्वार्टर It should be calculated for each quarter on the basis of effective effective average tax rate. On the basis of effective average tax rate. On the basis of effective average tax rate. मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बनवा के रख रहा हूं। लिखो क्वेश्चन 1, मैं समझाऊंगा एक साथ, इसको मेरे को बाकी एक्सप्लेनेशंस के साथ मर्ज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अब कुछ लिखवाने का काम कर रहा हूं, कर लो तुम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स में लिखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स into tax rate और इससे मिलता है अपने को टैक्स एक्सपेंसेस। इससे अपने को मिलता है टैक्स एक्सपेंसेस, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 क्वार्टर है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्वार्टर है मेरे पास। चार क्वार्टर है ये। इसके नीचे लिखो एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ये मॉड्यूल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल। हाँ, ये एग्जाम्पल मॉड्यूल का है। Illustration 1. Illustration 1. 4 लाइन खाली रख दो, कि 4 लाइन्स ब्लैंक, और फिर से यही फॉर्मेट बना लो।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स into tax rate that gives you tax expenses. और 4 पार्ट में डिवाइड कर लो. डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स. इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो. हो गया. फिर उसके बाद लिखो टेस्ट योर नॉलेज. टेस्ट योर नॉलेज से भी क्वेश्चन लिए मैंने. टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1. हाँ, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 1. इसमें भी 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दो. पांच लाइन छोड़ के सेम फॉर्मेट बना लो, या 4 लाइन छोड़ दो. पर्टिकुलर्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, net profit before tax into tax rate, and we get tax expenses. Tax rate, we get tax expenses. ये लो 4 क्वार्टर का डिवीजन इधर भी हो गया. चार क्वार्टर का डिवीजन इधर भी हो गया. हो गया लिख के. Yes, sir. फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 3. सेम फॉर्मेट अगेन. तुम बोलोगे सर बार बार क्या कर रहे हो? अरे ये टैक्स इंपॉर्टेंट है, यही तो है एग्जाम के लिए. एक साथ करोगे ना जब तो फिर कोई डाउट्स नहीं रहेंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, net profit before tax, into tax rate, net profit before tax into tax rate, and we get tax expenses. ये पूरा चक्कर टैक्स रेट का है. ये जो टैक्स रेट है ना उसको एडजस्ट करना होता है अपने. पूरा चक्कर टैक्स रेट का याद रखना. क्वेश्चन नंबर 2.
Leave 7 lines. Leave 7 lines और एक बना लो. Particulars. Net profit before tax. Into tax rate. That gives tax expenses. Tax expenses. ये 4 क्वार्टर हो गए. हाँ, ये 4 क्वार्टर हो गए. दो लाइन छोड़ दो इसके नीचे, और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं 3-4 लाइन छोड़ दो. लीव 4 लाइन्स और लिख दो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन नोट्स टू अकाउंट्स. बस मैं सिर्फ टैक्स को छोड़ के ये इंडियास को दी एंड कर रहा हूं. मेरे अगले लेक्चर में खाली टैक्स का डिस्कशन होगा और वो क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन नोट्स टू अकाउंट्स. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन नोट्स टू अकाउंट्स. डिस्क्लोजर में सबसे पहले एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर यूज्ड फॉर एनुअल रिपोर्ट्स. एक स्टेटमेंट ये देना पड़ेगा जो एनुअल रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होती है वही हमने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में यूज की है. ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. A statement that same accounting policies, a statement that same accounting policies are followed same accounting policies are followed as used for annual reports. As used for annual reports. और कोई सीजनल बिजनेस है तो उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन अबाउट सीजनल बिजनेस इफ एनी. Description about seasonal business if any. Number 3,
इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स और पॉलिसीज. इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स और पॉलिसीज. कोई चेंज इन एस्टिमेट या पॉलिसी है, उसका इफेक्ट वो अपने को डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा. ये मोर और लेस तुम्हारे ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना. डिस्क्लोजर. एनी अदर मटेरियल आइटम विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, उसको भी डिस्क्लोज कर देना. any other material item which is important. So ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर है बस. एनी अदर मटेरियल आइटम विच इज इंपॉर्टेंट. AS 25 भी यही था, इंडियस 34 में भी यही सब चीजें, कोई डिफरेंस नहीं है. AS 25 को खाली खत्म कर दिया क्योंकि अब सारे लिस्टेड कंपनीज इंडियस के बाउंड्री में आ गए. इतना ही है ये इंडियस में, और कुछ नहीं. का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अभी अगले लेक्चर में, वो टैक्स वाला जो एडजस्टमेंट है वो मैं करवा दूंगा पूरा. एंड दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल बी कंप्लीटेड, और इमीडिएटली नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर देंगे. इमीडिएट नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंड AS चालू कर दूंगा. प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, जो हम लोग ने AS 5 किया था ना, उसका रेलेवेंट इंडियस है, वो मैं शुरू कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में. सो वो भी एक छोटा सा इंडियस है. मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे इंडियस कंप्लीट करा रहा हूँ. देखो, शेयर बेस्ड के पेमेंट कंप्लीट किया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स किया, ये भी हो गया. बस 1 घंटे का डिस्कशन बाकी है. नॉट मोर देन 1 आवर डिस्कशन ऑन टैक्स. वो जो टैक्स वाला केस है 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा. और फिर नेक्स्ट वाला इंडियस शुरू कर देंगे हम लोग. ठीक है, चलो, विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर.